नमस्कार, मैं सरिता बत्रा आप सभी का सेंट विल्फ्रेड्स टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज की तरफ से आज का ऑनलाइन टीचिंग सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम अधिगम के लिए आंकलन यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग की फर्स्ट यूनिट के बारे में अध्ययन करेंगे। फर्स्ट यूनिट है हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड ओवरव्यू। इसमें हम सबसे पहले आंकलन यानी कि असेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। असेसमेंट, आंकलन का अर्थ, मीनिंग ऑफ असेसमेंट, किसी के बारे में निर्णय देना ही आंकलन कहलाता है। अधिकतर आंकलन तथा मूल्यांकन का प्रयोग हम क्या एक दूसरे के पर्याय मानकर कर देते हैं कि आंकलन और मूल्यांकन दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, पर ऐसा नहीं होता। वास्तव में इनमें दोनों में काफ़ी अंतर पाया जाता है। आंकलन लोगों से सूचना एकत्रित करने की प्रक्रिया है, जिन्हें विभिन्न माध्यमों जैसे असाइनमेंट, परफॉर्मेंस टेस्ट के द्वारा किया जाता है। ये छात्रों के बिना कोई ग्रेड या अंक दिए बिना ही क्या हम इसको फीडबैक देने की सुविधा भी प्रदान कर सकते हैं। तो ये आंकलन है जो वो मूल्यांकन का पर्याय नहीं है, क्योंकि आंकलन एक अलग है और मूल्यांकन अलग है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आंकलन की परिभाषाएं, डेफिनेशंस ऑफ असेसमेंट। फर्स्ट डेफिनेशन है वो इरविन के अनुसार, आंकलन छात्रों के व्यवस्थित विकास के आधार का अनुमान है। यह किसी भी वस्तु को परिभाषित कर चयन, रचना, संग्रहण, विश्लेषण, व्याख्या और सूचनाओं का उपयुक्त प्रयोग कर छात्र विकास तथा अधिगम को बढ़ाने की प्रक्रिया है। दूसरा हम बात करेंगे एलन के अनुसार, आंकलन कार्यक्रमों को परिमार्जित तथा विद्यार्थियों के अधिगम में सुधार लाने के लिए विद्यार्थियों के अधिगम पर अनुभवजन्य आंकड़ों का उपयोग सम्मिलित करता है। तो जो हमने परिभाषाएं पढ़ी हैं, उन परिभाषाओं के आधार पर हम कुछ इसका विश्लेषण भी कर सकते हैं। जैसे ये है कि आंकलन क्या करता है, लोगों से सूचना एकत्रित करता है और इसमें क्या है, फीडबैक भी दिया जा सकता है। यह एक पूछताछ की प्रक्रिया है। इसमें क्या है, जो स्टूडेंट है वो अपनी लर्निंग में सुधार कर सकता है, उसका विकास कर सकता है। तो ये आंकलन की परिभाषाओं से हमें पता चलता है कि इस तरह हम उसमें जो है फीडबैक दे सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं और अपनी लर्निंग के अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे आंकलन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असेसमेंट। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे विश्वसनीयता यानी कि रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी हम किसे कह सकते हैं कि जब भी हम कोई आंकलन करेंगे तो उसका सबसे पहला जो अपना एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है या महत्वपूर्ण हमारा गुण है वो क्या है, विश्वसनीय। क्योंकि जब तक कोई चीज़ विश्वसनीय नहीं होएगी तब तक क्या हमारा आंकलन सही तरीके से नहीं हो सकता। मान लो जैसे विश्वसनीय सामग्री वही कहला सकती है कि जिसमें क्या है, विद्यार्थियों का अगर अपन एग्ज़ाम लेते हैं, बार बार एग्ज़ाम लेते हैं, तो उस एग्ज़ाम में लगभग आंसर्स क्या है, बच्चे सेम दे रहे हैं। तो उसमें क्या है, हमें पता चल रहा है कि ये जो हमारा टेस्ट है वो रिलायबल है। अगर हम ये ऐसा नहीं करते हैं कि मान लो हम सेम ही बार बार क्वेश्चन पेपर बच्चों को दे रहे हैं और बच्चे फिर भी उनका आंसर बार बार गलत कर रहे हैं या उनका सेम मार्क्स नहीं आ रहा, तो इसका मतलब वो पेपर हमारा रिलायबल नहीं है। सेकंड हम बात करेंगे वैधता, वैलिडिटी। वैलिडिटी क्या है, वैलिडिटी का हम वही है कि वैध आंकलन वही हो सकता है हमारा जो वास्तव में उनके उद्देश्यों का आंकलन करे, जिस उद्देश्य के लिए उनका निर्माण किया गया। क्योंकि हम अगर ये कोई टेस्ट बनाते हैं, उस टेस्ट का हम निर्माण करते हैं कि इस टेस्ट के ज़रिए हमें बच्चों की याददाश्त को चेक करना है कि बच्चे कितना याद रख पाते हैं, और हम उस टेस्ट के अंदर हम ऐसे क्वेश्चन डाल रहे हैं कि बच्चों की तर्क शक्ति का पता चले। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, यानी कि वैध नहीं है।
बच्चों को अगर हम याददाश्त की कोई टेस्ट दे रहे हैं और उन्हीं के हम क्वेश्चन डालते हैं तो वो वैलिड होता है। नेक्स्ट है मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन। एक अच्छे आंकलन की ये और विशेषता होती है कि वो मानकीकृत होना चाहिए, क्योंकि कोई भी टेस्ट है वो सिर्फ ये नहीं है कि हम राष्ट्र स्तर पर या राज्य स्तर पर ही उसका परीक्षण करते हैं, लेकिन हमें अगर कक्षा के अंदर उसको लागू करना है तो वो कक्षा के अनुसार ही होना चाहिए, क्योंकि एक क्लास में स्टूडेंट्स की क्या परफॉर्मेंस रहती है, उसका असेसमेंट के मार्क्स कैसे हैं, सबके समान हो रहे हैं मार्क्स या नहीं हैं, या उनमें एक जैसा पढ़ाने पर भी क्या अंतर आ रहा है, तो हम उससे चेक कर सकते हैं। फोर्थ है व्यवहारिकता। व्यवहारिकता से हमें ये है कि जो आंकलन हम करते हैं वो वास्तविक होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए और कुशल होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ हम ये नहीं होना चाहिए कि जो हम आंकलन कर रहे हैं उसका तरीका आदर्श हो, आदर्श के साथ साथ उसमें व्यवहार में भी लाया जा सके, ऐसे तरीकों को अपनाना चाहिए। जो आदर्श हो पर व्यवहार में लाया ही ना जा सके तो वो व्यवहारिकता नहीं कहला सकती। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल है कि हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि आप एक्सपेरिमेंट करो, तो एक्सपेरिमेंट्स के लिए उनको कुछ इक्विपमेंट्स भी देने होंगे। तो अगर हम चाहें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और वो एक ही समय में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो एक समय में एक्सपेरिमेंट करने के लिए जितने स्टूडेंट हैं उनको सेम इक्विपमेंट की ज़रूरत होगी। तो ऐसे सेम इक्विपमेंट्स कई बार हमें मिलते हैं उपकरण, और कई बार हमें नहीं भी मिल पाते। तो इसके लिए हमें अपनी सुविधा के अनुसार उसमें क्या करना चाहिए कि स्टूडेंट्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके उनसे अलग अलग प्रैक्टिकल करवाए जाएं। लेकिन ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो हम प्रैक्टिकल करवा रहे हैं उनमें ये नहीं होना चाहिए कि एक को तो बहुत ज़्यादा टफ प्रैक्टिकल मिल गया और एक को बहुत ज़्यादा इजी मिल गया, यानी कि उन दोनों में समानता होनी चाहिए, उनका जो लेवल है वो सेम होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे उपयोगिता की, यूटिलिटी। आंकलन जो स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी भी होना चाहिए। आंकलन से जो प्राप्त परिणाम है वो छात्रों को ये बता देना चाहिए कि जिससे वे उनकी कमियों को सुधार सके, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट है वो तब अपनी कमियों को सुधारेगा जब उसको उसके बारे में पता चलेगा कि मेरे अंदर क्या कमी रही हुई है। आगे हम बात करेंगे आंकलन के क्षेत्र की, स्कोप ऑफ असेसमेंट। फर्स्ट है शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाने में। आंकलन का हमारा जो काम है मेन, उसमें हम ये बात करते हैं कि इससे हमारे स्टूडेंट्स की अचीवमेंट्स का पता चलता है, और सिर्फ स्टूडेंट्स की अचीवमेंट का ही नहीं, हमें इसके टीचर की अचीवमेंट का भी पता चलता है कि किस प्रकार से एक टीचर के द्वारा पढ़ाया गया या उनको कितना ज्ञान है और स्टूडेंट्स ने कितना उसको लर्न किया है। नेक्स्ट है व्यक्तिक विभिन्नता ज्ञात करने में। इसमें हमारा व्यक्तिक विभिन्नता वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो होते हैं, इसके अंदर ये तो नहीं है कि सारों के अंदर सेम समानता पाई जाती है कि अगर कोई इंटेलिजेंट है तो दूसरा भी उतना ही इंटेलिजेंट हो। तो इसलिए उनकी जो व्यक्तिगत विभिन्नता है उनको पहचानने के लिए भी हमारा आंकलन बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है स्थान निर्धारित करने में। आंकलन का प्रयोग हम किसी भी संस्था में जब करते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि छात्र का स्थान इसमें क्या निर्धारित किया जाए, यानी कि उनका ग्रेड के अनुसार ही उनका जो स्थान है वो निर्धारित किया जा सकता है। फोर्थ है गुणवत्ता का निर्धारण करने में। इसमें गुणवत्ता आंकलन, जैसे कि हमें नाम से ही इसका पता चल रहा है कि इसका अर्थ क्या है कि किसी व्यवसायिक या कोई शैक्षिक संस्थान है या कोई व्यक्ति के प्रदर्शन की गुणवत्ताओं का आंकलन इसमें किया जाता है। जैसे आंकलन का प्रयोग हम किसी भी उद्योग में कर सकते हैं, स्कूल में कर सकते हैं, टीचर के ऊपर कर सकते हैं, डॉक्टर्स के ऊपर कर सकते हैं, तो किसी भी की गुणवत्ता को भी हम जान सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है पूर्वानुमान लगाने में। इससे हम क्या है आंकलन के द्वारा हम पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं। जैसे ये मौसम विभाग वाले क्या करते हैं, वो पहले का मौसम देखते हैं और वर्तमान का मौसम देखते हैं, उसी के आधार पर ही वो हमें मौसम से संबंधित भविष्यवाणी देते हैं।
और ठीक इसी प्रकार क्या है, एक डॉक्टर क्या करता है, अपने मरीज के बताए हुए लक्षणों के आधार पर ही वो आंकलन करता है। जैसे मरीज ने बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम है, फिर उसके अनुसार ही क्या है, उसका डायग्नोज किया जाता है। आगे है अनुसंधान करने में। किसी भी वस्तु पर अनुसंधान तभी प्रारंभ किया जाता है जब उसके बारे में हमें कुछ नॉलेज हो। हमें अगर कोई प्राचीन जो हमारी संस्कृति है उसके बारे में जानना है, तभी भी हमें उसका क्या है, अनुसंधान करना पड़ेगा। उसके लिए खोज करनी पड़ेगी कि प्राचीन काल में क्या क्या चीज़ें उपलब्ध थी। अगर हमें किसी ग्रंथ के बारे में, किसी पुस्तक के बारे में, स्थान के बारे में कोई भी अगर जानकारी चाहिए हो, तो उस विषय पर हम क्या करते हैं, अनुसंधान का कार्य प्रारंभ कर देते हैं। आगे हम बात करेंगे आंकलन के प्रकार की। आंकलन में पहला क्या है, औपचारिक व अनौपचारिक आंकलन होता है। इसमें हम फॉर्मल तरीके से भी आंकलन कर सकते हैं, इनफॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा है निर्माणात्मक एवं संयुक्त आंकलन। इसमें क्या है, आंकलन का हम निर्माण कर सकते हैं। मान लो कोई टेस्ट हमने कंडक्ट किया है, वो टेस्ट क्यों कंडक्ट किया है हमने, ताकि बच्चे की असेसमेंट्स को, उसकी रुचियों को, हम उसकी उपलब्धियों को जान सकें। आगे हम बात करते हैं सतत एवं सात्विक आंकलन की, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। इसमें हमारा जो आंकलन है, हम इस तरह के टेस्ट भी लगाते हैं कि हम उनको लगातार चेक करते रहे, यानी कि पूरे साल हम बच्चे ने क्या असेस किया है उसके बारे में हम पूरी जानकारी रख सकें। फोर्थ पॉइंट है रचनात्मक आंकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसमें हम ऐसे कई तरह के टेस्ट को अप्लाई करते हैं जो हम उसकी रचना करने के बाद हम ये जान सकें कि बच्चे ने कितना अचीव किया है। नेक्स्ट है साथी समूह एवं स्व आंकलन, पीयर एंड सेल्फ असेसमेंट। इसमें हम जो आंकलन करते हैं वो हम अपने ग्रुप से भी कर सकते हैं और हमारा खुद का आंकलन भी कर सकते हैं। हमारे ग्रुप से हम इस तरह से आंकलन कर सकते हैं कि हमारे जो साथी हैं वो हमें बता सकते हैं कि हमारी क्या क्या कमियां रही हैं, क्या हमारी अच्छाइयां हैं, या हम अपना सेल्फ असेसमेंट करना चाहें तभी भी हम इसको आसानी से कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे आंकलन के मौलिक तत्व के बारे में, फंडामेंटल्स एलिमेंट्स ऑफ असेसमेंट। तो सबसे पहले जो हमारे पास है वो है अधिगम परिणामों के विवरण का सूत्रीकरण। इसमें हम बात करते हैं कि जो हमारा आंकलन है उसमें हमारे जो परिणाम हैं वो क्या होने चाहिए, बड़े अच्छे तरीके से उसको लिया जाना चाहिए। हमारे पूरा जो तथ्य है वो हम किस तरह से उसको समझ सकते हैं, या हम क्या जानना चाहते हैं, और जो हमने समझा है या जो हमने जाना है उसको हम आगे चलकर अपने जो ज्ञान लिया है उसको किस तरह से प्रयोग में ला सकते हैं। आगे हम बात करेंगे आंकलन के मापन का चयन या विकास करना, डेवलपिंग और सेलेक्टिंग असेसमेंट मेजर्स। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, कुछ डाटा का हम चयन करते हैं और उसमें मापन की प्रक्रिया को शामिल किया जाता है कि वे सही हैं हमारे लिए या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या है, कुछ जैसे पेपर वर्क बना लेते हैं, शीट बना लेते हैं, थीसिस के द्वारा हम पता कर सकते हैं, कोई इंटरव्यू के द्वारा पता कर सकते हैं, कोई हम ऑरल टेस्ट रख कर भी उसको पता कर सकते हैं, या कोई सेल्फ मेड टेस्ट के द्वारा, कोई सर्वे के द्वारा हम इसको जान सकते हैं। थर्ड हमारा है परिणाम हेतु अनुभवी नेतृत्व का निर्माण, क्रिएशन ऑफ एक्सपीरियंस्ड लीडरशिप फॉर रिजल्ट्स। इसके अंतर्गत क्या करता है कि व्यक्ति के वे सभी अनुभव शामिल होते हैं जो उसको अपने एनवायरनमेंट से और अपने एक्सपीरियंस दोनों से ही प्राप्त होते हैं। फोर्थ है वाद विवाद और आंकलन परिणाम, डिबेट एंड यूजिंग असेसमेंट रिजल्ट्स। इसमें हमें पता चलता है कि इसके जो परिणाम होते हैं उसके आधार पर हम क्या करते हैं, वाद विवाद करते हैं या डिस्कशन करते हैं कि व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति का विकास किस प्रकार से किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा सेशन यहीं तक था।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सेशन के लिए हम जल्द ही मिलेंगे।